ठीक है भाई, नया पेपर स्टार्ट करें। ठीक है भाई, आज नया पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और नया पेपर स्टार्ट करने के साथ साथ पुराना पेपर जो खत्म हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का, उससे रिलेटेड एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, इस बार जो नोबेल प्राइज मिले हैं 2020 में, वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे मिला और क्यों मिला, ये आप लोग का होमवर्क है, ये पता करके लाना है आप लोग। ठीक है ना, किसे मिला और क्यों मिला केमिस्ट्री का, हाँ नोबेल पुरस्कार। अब वो आपकी मर्जी है, आप कैसे पता करके लाते हो। ठीक है, ये आप कल बता देना। ठीक है, अभी फोन वोन मत स्टार्ट करने लग जाना है। तो आगे, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। बोलिए। हाँ, आरएनए चार ग्राफ नियम का पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि चार ग्राफ का नियम क्या कहता है, प्यूरिन की संख्या पिरिमिडिन के बराबर होनी चाहिए। प्यूरिन क्या है, ए और जी। ठीक है, और पिरिमिडिन क्या है, सी और टी। समझ आई बात, ये बराबर होना चाहिए। ये है चार ग्राफ का नियम। अब ये चार ग्राफ का नियम तब लॉजिक सही बैठेगा ना, जब देखो भाई डीएनए में जो बाइंडिंग होती है, मतलब जो नाइट्रोजनी क्षारों का बंधन होता है, उसमें क्या होता है, ए के सामने कौन आता है, टी। बोलो, यानी जितने ए होंगे उतने टी होंगे। सीधी बात है, ए क्या है, प्यूरिन, और टी क्या है, पिरिमिडिन। लेकिन जी क्या है, जी जितने होंगे उतने ही सी होंगे। बिल्कुल सही है, जी ग्वानिन है और सी साइटोसिन है। जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। बोलो, क्लियर हो गई बात, यानी कि दोनों में बैलेंसिंग होगी। लेकिन आरएनए तो एकल सूत्री है। एकल सूत्र में आप कितने, हम क्या मतलब कितने प्रकृति में जी हो, सी हो, ए हो, यू हो, क्या फर्क पड़ रहा है, बोलो। यहां इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा स्ट्रैंड नहीं है ना, स्ट्रैंड मतलब दूसरा सूत्र नहीं है। आई बात समझ भाई, अगर दूसरा सूत्र होता तभी तो पिरिमिडिन और प्यूरिन की संख्या बराबर होती, यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आरएनए चार ग्राफ नियम का पालन नहीं करता है। मिल गया क्वेश्चन का आंसर। और कोई क्वेश्चन, पढ़ते रहना, ढूंढते रहना और क्वेश्चन पूछते रहना। ठीक है ना, आगे स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं भाई, नया बुक। ठीक है, अच्छा इसको लिखा कैसे जाता है, सुन लो भाई इधर। पुष्पेन, a प्लस जी अपॉन में सी प्लस टी इक्वल्स टू 1, यानी कि जितने प्यूरिन होते हैं उतने पिरिमिडिन होते हैं, 1:1 का होता है डीएनए के अंदर। ये चार ग्राफ का नियम है। ठीक है, लेकिन ये नियम आरएनए में फॉलो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एक ही स्ट्रैंड है, एक ही सूत्र है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं, जब याद आ जाए क्वेश्चन तब पूछ लेना। ठीक है, नया स्टार्ट करते हैं आज। क्या नाम है आपके तीसरे पेपर का, देखो भाई बीएससी सेकंड ईयर के हो आप लोग, है ना, ये तो पता होगा आप लोगों को खैर। ठीक है, तो आपके 3 पेपर हैं। पहला पेपर आपका क्या है, पहला पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मोल बायो, है ना, मतलब आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, एंड बायोटेक, मोल बायो एंड बायोटेक, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, सेकंड पेपर है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि पादप कार्य की। ठीक है, ये आपका रनिंग में है, इसे मैम करवा रही हैं। ठीक है ना, उन्होंने जो भी करवाया है, और बायोकेमिस्ट्री भी इसी में है, प्रोटीन वगैरह की संरचना वगैरह कैसे क्या है ना, ऑयल वगैरह कौन से बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, ये सब देखो भाई। सेकंड पेपर में तो वो पढ़ा रही हैं, और थर्ड पेपर आज का आपका जो है वो क्या है, टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग पी से ही शुरू होती है, टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म,
एंड पेलियोबॉटनी। ठीक है ना, यही है ना, यही है। जिन्हें नहीं पता है वो भी याद रख लेना। ठीक है, तो आपका तीसरा पेपर जो है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। सबसे पहले इंट्रो करते हैं, कहां से कैसे क्या है इसमें। देखो भाई, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, दो शब्द तो आपने अच्छे से समझ रखे होंगे, सुन रखे होंगे। बात आती है पेलियोबॉटनी, ये क्या चीज है। पेलियोबॉटनी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, पादपों का जीवाश्म विज्ञान। समझ आई बात, यानी कि कौन से पौधे कहाँ कैसे कब मिले, और उन पौधों के रिसर्च के बाद हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन से मतलब टेरिडोफाइट का जिम्नोस्पर्म से या एंजियोस्पर्म से किससे क्या कैसे कनेक्शन है, किसी समय पर कौन से प्लांट रहे होंगे। जैसे आपने अगर किसी ने देखी हो, एक फिल्म है ना जुरासिक पार्क, डायनासोर्स की, उस टाइम पे आपने देखा होगा उस फिल्म में सबसे ज्यादा जो प्लांट्स रहते हैं वो कौन से रहते हैं, फर्न। फर्न देखे होंगे ना, फर्न किसे कहते हैं, फर्न शब्द ये तो देखो भाई गमलों में भी लगाते हैं लोग इसको, जिसमें पत्तियां पंख जैसी होती हैं। पेड़ पौधे ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होते, बड़े नहीं होते, छायादार स्थानों पे लगते हैं। छाया वाले पौधों को स्क्योफाइट्स कहते हैं, छाया प्रिय। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये छोटे छोटे होते हैं, और ज्यादातर दराज वगैरह में, मतलब या पूरे जो पहाड़ के ढलान वाला स्थल है जहां पर धूप कम आती है, ठीक है, छाया वाली जगह वहां उगते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ड आया कहाँ, तो इनका क्या कैसे कनेक्शन है वो सब आप पैलियोबॉटनी में पढ़ोगे। टेरिडोफाइटा शब्द का मतलब टेरिडो से आया, टेरिडो का मतलब होता है फीडर्स, फीडर्स का मतलब होता है पंख। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा, फाइटा मतलब हो गए प्लांट, टेरिडो वर्ड का मतलब होता है फीडर्स, पंख। ठीक है, तो जो पौधे जिनकी पत्ती वगैरह, जिनकी संरचना बाहर से देखने में पंख जैसी दिखाई दे, है ना, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं ऐसी दिखाई दे, हल्के एकदम, ठीक, तो उन्हें क्या कह देते हैं, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो वर्ड का मतलब होता है अनकवर्ड, नहीं है जो ढके हुए। स्पर्म का मतलब होता है सीड, सीड यानी कि जिनके बीज ढके हुए नहीं है। बीज किसमें ढके हुए होते हैं, फल के अंदर। हाँ, आवृत बीजी में, ये तो ठीक है, ये तो एक टेक्निकल वर्ड हो गया, पहले अभी अपन नॉर्मल पढ़ते हैं, है ना। तो जिनके बीज ढके हुए नहीं होते, बीज किसके अंदर होने चाहिए, बीज बीजावरण में होते हैं, और बीजावरण के बाहर क्या होता है, फल होता है। ठीक है, देखो ऐसे समझना, फल भित्ति फल के बाहर होती है। ये मुझे नहीं लगता बीएससी सेकंड ईयर में मुझे पूछने की जरूरत है कि क्या बनाया मैंने, आ गया होगा समझ में, है ना। एक पुष्प की संरचना है, अगर ये ऐसे हो, देखना भाई अभी देखना है ना, एक पेड़ है, ठीक है, ठीक है, पेड़ मुझे ज्यादा अच्छे से बनाना नहीं आया, कोई बात नहीं है, ये इसमें ऐसे पत्ती वगैरह हो गई, ठीक है। अब देखो, इसको उल्टा कर दिया, पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, ठीक है। हुआ ये कि ये क्या है, कार्पल जायंग, पता होगा ना, स्त्री केसर बोलते हैं इसको। और ये क्या है, पुंकेसर, है ना, नर जनन अंग है पुष्प के। ये दल हो गए और ये बाह्यदल हो गए, ठीक है। बाह्यदल हरे होते हैं जनरली, और दल जो है वो बेसिकली आप समझो तो हाँ, फूल की जितनी भी पंखुड़ी होती है वो सब ये होती है। अच्छा, यहाँ क्या बनेगा, परागकण, परागकण गया, या तो यहाँ से अब आप बोलोगे तो ग्रेविटी के उल्टा कैसे जा सकता है ना, तो हवा से उड़ के आया, या किसी कीड़े के द्वारा आया, या कैसे भी आया, या खुद ही इसने आकर्षण किया और उसके बाद यहाँ ये चिपक गया। चिपकने के बाद इसने यहाँ, अब जिसके जो केंद्रक होंगे वो अंदर गए, अंदर क्या था, बीजांड था। ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है, वर्तिका, और ये क्या है, वर्तिकाग्र। वर्तिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टाइल, ठीक है। अच्छा, कभी मक्का खाया होगा आप लोगों ने, है ना, अभी तो सर्दियों का टाइम है, सब चल रहा होगा, शकरकंदी मक्का वगैरह, ठीक है भाई। मक्के में आपने देखा होगा बाल होते हैं,
रेशमी रेशमी बाल, है ना, वो क्या है, वो मक्का की स्टाइल है। स्टाइल मतलब वो मक्का के अंदर उसकी वर्तिका है। कभी देखना उसको, मक्के में ऐसे कवर के अंदर होगी ना वो, ये फिर यहाँ से ऐसे निकले रहते हैं बाल, जैसे रेशमी रेशमी मुलायम मुलायम घने, है ना। तो ये जो है ये क्या है, उसकी वर्तिका होती है। और यहाँ पर छोटा सा देखना कभी उसको, वो वर्तिकाग्र होता है। तो ये इसीलिए होता है, हवा से उड़ करके यहाँ पे परागकण आते हैं और फिर अंदर जाकर के अंडाशय से मिलते हैं। फिर यहाँ भ्रूण कोश होता है, वो भ्रूण कोश होता है, फिर वो बीज बनता है जिसको हम लोग खा जाते हैं। तो कभी आपसे बॉटनी के स्टूडेंट हो, कई बार ये कॉमन वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि ये कौन सा भाग है मक्के का जो है, तो उसकी स्टाइल है, क्या है वो उसकी, हाँ वर्तिका है। ठीक है, अब सुन लो भाई, ठीक है, ये यहाँ से वर्तिका से होते हुए वर्तिकाग्र पर गिरा, वर्तिका से होते हुए यहाँ तक गया, आगे अंडाशय से मिल गया, अंडाशय से मिलने के बाद क्या होगा, निषेचन हो गया। ठीक है, अभी हम वो डबल फर्टिलाइजेशन, द्विविभाजन वगैरह में नहीं जा रहे हैं, है ना, द्वि निषेचन में और त्रिक संलयन में नहीं जा रहे, क्योंकि वो थर्ड ईयर में भी तो कुछ पढ़ना है फिर आपको। तो ये तो बन जाएगा बीज, ये जो बीजांड था, और ये जो हिस्सा था ना, ये ऐसे फूल फूल के ऐसे बन गया। तो ये क्या बना, इस तरीके से फल का निर्माण होता है। बाकी के जो वो थे क्या, पंखुड़ी वगैरह जो थी, दल वगैरह, पुंकेसर वगैरह, वो सब झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। समझ आई बात, इस तरीके। तो ये बीज क्या है, ये बीज बना ना, अंड कोशिका निषेचन के बाद क्या बनी, बीज। ठीक है, और यहाँ जो संरचना थी बीजांड, वो बीजांड के बाहर जो थी वो क्या थी, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय क्या किस में बदल गया, फल में बदल गया। ये जो बाहर का कवर है, जो पहले हरा होता है फिर बाद में पीला होता है, वो क्या होता है, फल भित्ति। ठीक है ना, वो फल भित्ति हो गई। तो अब समझ लो भाई, ये जो हिस्सा खाने का है ना, खट्टा मीठा रसीला जैसा भी हो ये, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपने पका आम पकड़ा या कच्चा आम पकड़ा, ठीक है ना। तो ये कैसा रहेगा, फल। अच्छा भाई, एक बात बताओ, खजूर, ये तो इस तरीके से तो फल बनता है, तो बीज क्या है, आवरण के अंदर है ना। जब बीज फल के अंदर घिरा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, आवृत बीजी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब ढका हुआ, स्पर्म मतलब बीज। ठीक है, लेकिन जिम्नो मतलब नहीं है। जैसे आप देखो कभी खजूर खाए होंगे ना, खजूर, खजूर को सुखा देते हैं तो वो छुआरा बन जाता है, पता होगी ये बात, सब पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं। अब ये बताओ, खजूर को कभी देखा होगा मार्केट में, खजूर कभी भी ऐसे नहीं मिलता कि लो भाई ये खजूर ऐसे उठा के दे दिया उसने, जैसे आम को तो, सेब को तो कोई भी उठा के दे सकता, अच्छा सेब, सेब कोई फल नहीं होता, सत्य फल सेब को नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि सेब में जो खाने वाला हिस्सा है वो अंडाशय से विकसित होके नहीं बनता है। वो होता क्या है, सेब में बीज वगैरह सब बनेगा, उसकी जो भित्ति होती है वो फल वगैरह यही, वो अंडाशय तो यही चिपक गया उसमें। ये जो पुष्पासन था ना, ये जिसपे दल बायदल सब लगे हुए थे, ये फूल करके इसको पूरा ऐसे घेर लेता है। समझ आई बात, जब अंडाशय से नहीं बनेगा तो उस फल को फल सत्य रूप से नहीं माना जाता है, ये बात याद रख लेना। तो सेब को, सेब नाशपाती ये जो है वो हाँ असत्य फल है। ठीक है, तो आप समझ लो, खजूर आपको जनरली ऐसे मिलता होगा जैसे पॉलिथीन में, पैकेट्स में मिलता है ना, पैकेट्स में देते हैं। ऐसे जैसे ये कह दिया आपसे, लो भैया सेब उठा के ले जाओ, ऐसे आपको कभी खजूर नहीं देगा उठा करके कोई भी। क्यों, क्योंकि खजूर में आप देखना, आप उस पॉलिथीन को हटाते हो तो आपको उसमें कैसा मिलेगा, ये स्थिति मिलेगी, इसके अंदर फिर बीज मिलेगा। यानी यहाँ पे ये जो स्थिति है वो कोई ठोस भाग नहीं है, उसके चारों तरफ बस भ्रूण कोश है, जो उस भ्रूण को, उस बीज को क्या दे रहा है, पोषण दे रहा है। वो थोड़ा सा मीठा सा, मतलब जो भी उसका कंटेंट है, जो भी उसका पदार्थ है, वो बिना किसी भित्ति के होता है। ठीक है, बीज खुला हुआ है, ये भी भित्ति तब तक रहेगी इसके अंदर जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता या बीज जमीन पे गिर नहीं जाता। ठीक है, तो आपको उठा के देना तो ऐसा लगेगा हलवा जैसा बिल्कुल, तो ना आप लेना पसंद करोगे और हाथ गंदे हो जाएंगे। यानी कि इसमें क्या है, कोई भित्ति वगैरह नहीं है, तो इसमें बीज जो है वो आवृत नहीं होता। समझ आई बात, तो उसे क्या बोलेंगे, अनावृत
बीजी, अनावृत बीजी को हिंदी में अनावृत बीजी और अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आगे बात समझ में? ये सारी चीजें हैं जो आपको इस पेपर में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो रहा इसका क्या, इंट्रोडक्शन। टेरिडोफाइट्स, ठीक है, लिख लीजिए। पहले इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। पंख जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कभी कोई टेरिडोफाइट देखा है आप लोगों ने? देखो, अगर कभी कहीं भी ऐसी संरचना दिखाई देना, छोटी सी, केवल आपकी एक उंगली के बराबर, बस इतनी सी, ठीक है, किसी जमीन पे बहुत ज्यादा दिखाई दे तो बस समझ लेना उस जमीन के नीचे तांबा तो पक्का है ही है, खोदा तो, ठीक है ना। और ज्यादा खोद दिया तो गोल्ड भी निकल सकता है, ठीक है ना। ठीक है, आई बात समझ में? ये पहचान है, मतलब हाँ आपको ही तो बता रही हूँ, ठीक है ना, कि बस वहीं जाकर के खुदाई शुरू कर देनी है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है ये ऐसा दिखाई देगा छोटा सा, ठीक है, ब्राउन कलर का, बड़े ध्यान से देखने लगे सब, है ना। तो इसका क्या नाम है? फ्यूनेरिया। ऐसे तो आप लोगों को पता है फ्यूनेरिया, ठीक है। इसकी संरचना ये आगे आप पढ़ोगे भी, पढ़ाऊंगी इसमें क्या कैसे व्यवस्था है, कुछ पत्ती जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो ये देखने में कैसा लगता है? ये इसकी शेप दिखाई देगी जनरली कैप्सूल कंडीशन में, बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा ये देखने में? इस तरीके का। और इस ये कहाँ उगेगा? जहां पर क्या हो? तांबा हो। जिस जमीन में तांबा होगा ये वहीं उगेगा, ठीक है। और अगर गोल्ड मिले ना मिले वो एक अलग बात है, तांबा तो पक्की खबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को तांबे के बारे में पता चल सकता है। यानी कि ये कि प्लांट पढ़ना केवल इतना ही नहीं है कि हमें बस प्लांट्स के बारे में पता चलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप लोग शैवाल पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर में, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? अच्छा सही बात है, प्रमोट हो गया है बेचारे है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा और लाइकेन, ये आपका पहला पेपर था, ठीक है। तो इसमें भी आपने पढ़ा होगा। देखो भाई, बॉटनी के 3 हिस्से किए गए, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कैसे बांटा गया है पूरे प्लांट्स के इंट्रोडक्शन को। शैवाल, ब्रायोफाइटा, लाइकेन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। उसके बाद शैवाल किसे कहते हैं? जो बिल्कुल पानी के अंदर रहेंगे, लगभग एक कोशिकीय या एक कोशिकीय होते हैं वैसे तो, लेकिन वो अपने ग्रुप में रहें या अलग अलग रहें वो एक अलग बात है ना। तो वो शैवाल हो गए। ब्रायोफाइटा क्या बोला जाता है? उभयचर। उभयचर, पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। उभयचर मतलब जो जमीन पे और पानी पे दोनों पे रहे, है ना। जैसे जमीन, अगर हम जंतुओं की बात करें तो क्या आ सकता है? मेढक, है ना। अच्छा, तो उभयचर हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक का मिश्रण होता है, ठीक है, ये भी पता है आप लोगों को। तो देखो भाई,
यहाँ से धीरे धीरे समझना इस बात को। पहले शैवाल आए पानी में, ठीक है, आप लोग एक बार रिजॉइन कर लीजिए।